नमस्कार मित्रों, आपका अभिनंदन करता हूं हमारे जेआईबी एनसीईआरटी मेड सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो का शीर्षक है हमारा बीएफएम का यूनिट नंबर 18, जो कि मॉड्यूल सी से रिलेटेड है, और टॉपिक का नाम है हमारा फंडिंग एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट। तो हम लोग मॉड्यूल वाइज एक थ्योरी पोर्शन को कवर कर रहे हैं, और इससे पहले कि हम लोगों ने 17 यूनिट को ऑलरेडी कवर कर रखा है। तो यदि आपने उन पार्टिकुलर वीडियो को देखना है तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, और साथ ही साथ टॉप राइट कॉर्नर में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उसमें जाकर आप बाकी के पिछले यूनिट्स को देख सकते हैं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो लेसन को, फंडिंग एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट। तो इस पार्टिकुलर लेसन में हम लोग जो आरबीआई के मॉनेटरी टूल्स हैं, सीआरआर, एसएलआर, एलएएफ, फिर और कुछ हमारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले टॉपिक के साथ। आवर फर्स्ट टॉपिक इज रिजर्व एसेट। रिजर्व एसेट के अंदर दो पार्ट है, एक है हमारा सीआरआर और दूसरा है हमारा एसएलआर। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल डिस्कशन होगा, और इसके बेसिस पे जो केस स्टडीज़ और एमसीक्यूज़ होंगे वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। तो हमारा यही सीक्वेंस रहता है, एक वीडियो में थ्योरी पे देता हूँ तो अगला वीडियो हमारा एमसीक्यूज़ का रहता है। चलिए थ्योरी वाले कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहली बात कि आरबीआई का क्या रोल है इस पार्टिकुलर सेगमेंट में, कि जो भी करेंसी सर्कुलेशन में होता है वो डायरेक्टली आरबीआई कंट्रोल करती है। ठीक है, तो करेंसी इन सर्कुलेशन इज डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय आरबीआई। अब दोस्तों, कुछ कैश इंस्ट्रूमेंट्स आती हैं, जैसे कि आपकी चेक्स हो गई, क्रेडिट कार्ड्स हो गई। ठीक है, ये सब आपकी क्या कहलाती है, कैश इंस्ट्रूमेंट कहलाती है। ठीक है, चेक्स, फिर आपकी क्रेडिट कार्ड, तो ये सब क्या करती है, आपकी मनी सप्लाई में ऐड करती है। दिस ऑल ऑफ दिस ऐड टू मनी सप्लाई। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि करेंसी इन सर्कुलेशन आरबीआई कंट्रोल करती है। अब ये प्रश्न उठता है कि करेंसी इन सर्कुलेशन को हम लोग क्या कहते हैं। तो इस करेंसी इन सर्कुलेशन का एक नया नाम है, इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों ब्रॉड मनी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रॉड मनी कहते हैं, यानी M3 इसे कहते हैं। तो करेंसी इन सर्कुलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज M3 और ब्रॉड मनी। अब M3 के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड होता है दोस्तों, ये M1, M2, M3 हम लोग ने ऑलरेडी कवर किया था अपने AVM के लेसन में। ठीक है, तो वो AVM के लेसन में हम लोगों ने इसे कवर किया था। तो फ्रेंड्स, M3 में क्या क्या आता है, तो पहला आता है करेंसी इन सर्कुलेशन, दूसरा है डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट विद बैंक, और तीसरा है पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट। ठीक है, तो ये तीन कंपोनेंट्स हैं हमारे M3 में, करेंसी इन सर्कुलेशन, डिमांड्स एंड टाइम डिपॉजिट विद बैंक, एंड पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट। सो ऑल ऑफ दीज थ्री आर पार्ट ऑफ आवर M3। M3 नोन एज ब्रॉड मनी। दोस्तों, एक टर्म होता है मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर बेसिकली रेशियो होता है, M3 नॉमिनेटर में होता है और M1 डिनोमिनेटर में होता है। इस रेशियो को हम लोग मनी मल्टीप्लायर कहते हैं। इसका जो रेंज होता है वो कितना होता है, वो होता है 3.5 से 4 टाइम्स। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं मनी मल्टीप्लायर। दोस्तों, आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो उसका मेन फंक्शन क्या है कि वो इन्फ्लेशन के रेट को कंट्रोल करता है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि प्राइस राइज। आपको पता होगा इन्फ्लेशन का मतलब ही है प्राइस राइज। तो इन्फ्लेशन को के रेट को कंट्रोल करना मतलब कि प्राइस को राइज नहीं होने देना। ठीक है, यही आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का मेन रोल है। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है कि ब्रॉड मनी में क्या क्या चीज़ इंक्लूडेड है, तो आप बताएंगे कि करेंसी इन सर्कुलेशन आता है, डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट विद बैंक आता है, और पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट आता है। और दोस्तों, M1, M2, M3, M4 के बारे में डिटेल जानकारी चाहिए आपको, तो आपको मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ। अपने AVM का यूनिट नंबर 4 शायद था। ठीक है, 4 नहीं 5 था। इसमें मैंने मनी सर्कुलेशन के रिगार्डिंग एक वीडियो बनाया था, जिसमें M1, M2, M3, M4 को मैंने अच्छे तरीके से कवर किया था, और जो दोस्तों मैंने कुछ ट्रिक भी समझाए थे ताकि आप आसानी से उसे याद रख सकें। तो मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई इज एम्ड एट कंट्रोलिंग द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, और इसी इन्फ्लेशन को हम लोग प्राइस राइज भी कहते हैं। तो आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी से हम लोग क्या करते हैं कि अपने प्राइस राइज के रेट को कंट्रोल करते हैं, प्राइस को नहीं बढ़ने देते हैं। दोस्तों, वी आर डिस्कसिंग अबाउट CRR, कैश रिजर्व रेशियो। तो अभी मैंने बताया था आपको मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, M3/M1 होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, M1 की यदि हम बात करें तो M1 में आपका कैश इन हैंड आएगा। ठीक है, फिर कैश विद पब्लिक आएगा, फिर करेंसी इन सर्कुलेशन आएगा। तो ये सबसे ज़्यादा लिक्विड मनी होता है M1, और जैसे जैसे आप M1 से M2 जाएंगे, से M3 जाएंगे, तो लिक्विडिटी हमारी मनी की घटते जाती है। ठीक है, तो आपको यदि पूछा जाए
कि सबसे ज़्यादा लिक्विड कौन सा मनी है, तो आप बताएंगे कि M1 इज़ द मोस्ट लिक्विड वन। उसके बाद कौन सा लिक्विड है, M2 है। उसके बाद M3 है, लास्ट में हमारा M4 आता है। तो M1 इज़ मोर लिक्विड देन M2 देन M3 एंड देन M4। ठीक है, तो ये जो रेशियो है M3 अपॉन M1 का, ठीक है, ये आपको बताता है मनी मल्टीप्लायर। तो CRR का क्या काम है कि इस रेशियो को घटाता है। इट इंटेंड टू रिड्यूस द मल्टीप्लायर इफेक्ट। ठीक है, इट इंटेंड्स टू रिड्यूस द मल्टीप्लायर इफेक्ट। दोस्तों आवर टॉपिक इज रिजर्व एसेट। रिजर्व एसेट का मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, SCB जिसे हम लोग कहते हैं, जिसे हम लोग शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कहते हैं, ठीक है, उसने क्या किया है कि उसने RBI के साथ कुछ कैश डिपॉजिट किया है। ठीक है, और क्यों डिपॉजिट किया है कैश? क्योंकि आपको पता है कि जो कैश रिजर्व रेशियो है ये बेसिकली एक रिक्वायरमेंट है बैंकों के लिए। तो CRR को मेंटेन करने के लिए बैंक को RBI के पास कुछ कैश को डिपॉजिट करना पड़ता है, और बेसिकली ये रिजर्व एसेट जो है उसी का एक पार्ट है। तो ये हमारा CRR का पार्ट है। दोस्तों गवर्नमेंट सिक्योरिटी में जो फंड इन्वेस्ट होता है या अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटी में जो फंड इन्वेस्ट होता है, उसको SLR के रिक्वायरमेंट, SLR का जो रिक्वायरमेंट है उससे कंप्लाई करना होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में फंड इन्वेस्टेड और आपकी जो अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ के अंदर आते हैं। ठीक है, तो GSEC हो या अप्रूव्ड सिक्योरिटी हो, इसमें जो भी फंड इन्वेस्ट होता है उसको SLR के रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करना पड़ता है। साथ ही साथ मैंने बताया आपको जो कैश डिपॉजिटेड होता है उसको CRR के रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करना होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस क्लियर रखिए कि नाम में ही है कैश, तो कैश है तो आपकी ऑब्वियसली बात है कैश डिपॉजिट होगा। और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में दोस्तों गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटी आता है। दोस्तों ऐसा था पहले कि पहले CRR पे कोई सीलिंग लिमिट था। ठीक है, CRR पे एक सीलिंग लिमिट रखा गया था पहले में। ठीक है, लेकिन RBI का एक्ट आया 2006 में। ठीक है, उसमें क्या किया गया कि वो जो सीलिंग लिमिट था या जो फ्लोर लिमिट था उसको रिमूव कर दिया गया, और अप्रैल 2007 के बाद से RBI ने बैंकों को अपने डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दिया है। RBI टू स्टिपुलेट, हाँ, RBI अपने डिसीजन पे उसको CRR को स्टिपुलेट करता है। तो ये जो सीलिंग बनाया था दोस्तों उसको रिमूव कर दिया गया। सिमिलरली आप यदि बात करें SLR की, तो SLR में भी सेम चीज़ हुआ। SLR में भी 2007 से पहले एक सीलिंग लिमिट रखा गया था, लेकिन RBI ने जनवरी 2007 के बाद क्या किया कि उस सीलिंग लिमिट को रिमूव कर दिया। कि पहले की ये था कि इतना मिनिमम रिक्वायरमेंट है ही SLR की, लेकिन उस मिनिमम रिक्वायरमेंट को हटा दिया। और दोस्तों आपको पता होगा कि जो बाई मंथली पॉलिसी आती है RBI की, तो उसमें CRR और SLR RBI खुद प्रिस्क्राइब करता है। तो आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि CRR और SLR पे मिनिमम लिमिट और मैक्सिमम लिमिट क्या है, तो आप जवाब देंगे कि इस पर जो लिमिट्स था दोस्तों उसको RBI अपने डिस्क्रिप्शन पे रखता है। ठीक है, तो दोस्तों ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस पार्टिकुलर चैप्टर से, होपफुली आपको क्लियर हो गए होंगे। पहले हम लोगों ने M3 डिस्कस किया, फिर मनी मल्टीप्लायर डिस्कस किया, फिर CRR का क्या रोल है मनी मल्टीप्लायर में ये डिस्कस किया दोस्तों। इसके बाद हमने CRR को देखा, SLR को देखा, SLR में किस किस तरह से किन तरह की सिक्योरिटीज़ बैंकों को RBI के पास रखनी होती है, ये हमने देखा। फिर CRR और SLR में सीलिंग लिमिट्स क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी ली। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। तो दोस्तों आप देखिए, दो कंसेप्ट है, एक है हमारा एक्सेस ऑफ लिक्विडिटी और एक है हमारा शॉर्टेज ऑफ लिक्विडिटी। ठीक है, तो दोस्तों बेसिक चीज़ याद रखिए कि जब लिक्विडिटी बढ़ेगी, ठीक है, मतलब लिक्विडिटी बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो मार्केट है उसमें लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अब पैसा ज़्यादा है तो आपके पास जो आपके पास सोर्स है, यानी आपके पास जो सामान है वो तो सीमित है ना। ठीक है, तो दोस्तों आपके पास अमाउंट ऑफ गुड्स जो है, आप ऐसे समझिए कि गुड्स जो है वो क्या है, वो लिमिटेड है। ठीक है, तो आपके पास पैसा ज़्यादा है तो क्या होगा दोस्तों कि डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि सामान लिमिटेड है तो इस केस में क्या हो जाएगी, डिमांड विल इंक्रीज, और डिमांड बढ़ेगी तो उसके कारण क्या आता है, इन्फ्लेशन आता है, वो महंगी मिलने लगेगी क्योंकि गुड्स लिमिटेड है ना। गुड्स हमारे लिमिटेड हैं, और दोस्तों गुड्स आर लिमिटेड, डिमांड विल इंक्रीज, और उस कारण से क्या होगा दोस्तों, हमारा इन्फ्लेशन आएगा। ठीक है, सिमिलरली उसका अपोजिट आप देखिए, लिक्विडिटी का यदि शॉर्टेज होगा, ठीक है, उसके कारण क्या होगा दोस्तों, लिक्विडिटी शॉर्टेज के कारण आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, ये ध्यान रखना है। लिक्विडिटी बढ़ने से हमने देखा कि हमारा इन्फ्लेशन बढ़ता है,
क्योंकि डिमांड हमारी प्रोडक्ट की बढ़ गई, ठीक है, तो इस कारण से प्राइस राइज होता है। यदि लिक्विडिटी कम है हमारे मार्केट में, ठीक है, तो लिक्विडिटी कम होने के कारण क्या होता है कि हमारा इंटरेस्ट रेट, इट काउजेज इंटरेस्ट रेट टू इंक्रीजेस, ठीक है, तो लिक्विडिटी कम होने के कारण इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है और हमारा रुपी एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएट होता है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट है जो कि आपको ध्यान रखने हैं। आप इसको भी रिलेट कर सकते हैं दोस्तों, इसको भी आप रिलेट कर सकते हैं कि क्यों लिक्विडिटी कम होने के कारण हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है, ठीक है, तो इसको भी यू कैन ऑल्सो रिलेटेड। देखिए दोस्तों, ये सब आपस में कोरिलेटेड है। लिक्विडिटी कम होगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, या अपना रुपी एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएट करेगा, और हमारा लिक्विडिटी ज़्यादा होगा उस कारण से इन्फ्लेशन होगा। तो जो आरबीआई को मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है, दैट मीन्स उसको ना ही लिक्विडिटी को एक्सेस रखना है और ना ही लिक्विडिटी को शॉर्टेज रखना है। यही तो होता है हमारा मनी सप्लाई को कंट्रोल करना। तो आरबीआई के पास दो इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, एक सीआरआर है और एक एसएलआर है। ये दो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है आरबीआई के पास, जिससे वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। अब मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों कैसे कंट्रोल करता है। देखिए, जब आरबीआई सीआरआर या एसएलआर को बढ़ाएगी, अब आप खुद सोचिए दोस्तों, यदि आरबीआई सीआरआर या एसएलआर को बढ़ाएगी तो मतलब क्या हुआ कि ये वो पैसा है जो कि बैंकों को आरबीआई के पास रखना पड़ता है, तो बैंकों को ज़्यादा पैसा रखना पड़ेगा आरबीआई के पास, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा कि आरबीआई लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब कर रही है ना, ठीक है। तो ये कब करेगी वो, जब हमारे मार्केट में देखेगी कि एक्सेस लिक्विडिटी है, तो वो क्या करेगी, सीआरआर एसएलआर को बढ़ा देगी। सिमिलरली जब आरबीआई देखेगी कि हमारे इकोनॉमी में लिक्विडिटी का शॉर्टेज है, तो वो क्या करेगी, सीआरआर और एसएलआर को घटा देगी। इस कारण से क्या होगा कि बैंकों को कम पैसा जमा करना पड़ेगा आरबीआई के पास, ठीक है, और इस कारण से क्या होगा कि लिक्विडिटी का इन्फ्यूज़न होगा। समझ में आया आपको कि शॉर्टेज ऑफ लिक्विडिटी है तो डिक्रीज करेगी और एक्सेस लिक्विडिटी है तो इंक्रीज करेगी। तो आपस में कैसे कोलिंग्ड है तो आप देख सकते हैं। इन्फ्लेशन आएगा, एक्सेस ऑफ लिक्विडिटी का इन्फ्लेशन आएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन्फ्लेनेटरी सिचुएशन में, यानी कि जब इन्फ्लेशन है तो आरबीआई क्या करेगी, तो आप बोलेंगे चूंकि इन्फ्लेशन है तो हमारे मतलब इन्फ्लेशन तभी होता है जब हमारे मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आरबीआई क्या करेगी, सीआरआर और एसएलआर को क्या कर देगी दोस्तों, आरबीआई क्या करेगी, सीआरआर और एसएलआर को दोस्तों वो लिक्विडिटी को घटाने के लिए इंक्रीज कर देगी, बढ़ा देगी। और यदि हमारे इकोनॉमी में मान लीजिए कि डिफ्लेशन वाला सिचुएशन है या इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, तो यहाँ आपका रुपी और एक्सचेंज रेट काफ़ी ज़्यादा डेप्रिसिएट हो रहा है, इन सभी केसेस में आरबीआई क्या करेगी, लिक्विडिटी बढ़ाने का प्रयास करेगी। और लिक्विडिटी बढ़ाएगी कैसे, वो सीआरआर और एसएलआर को घटाकर, ठीक है। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हमारा ट्रेजरी है, क्योंकि हम लोग ट्रेजरी ही हमारा मॉड्यूल है, तो ट्रेजरी का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो सीआरआर और एसएलआर रिक्वायरमेंट को बैंक के सीआरआर और एसएलआर रिक्वायरमेंट को फुल्ली मीट करे, ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसको हम लोगों ने पिछले लेसन में भी डिस्कस किया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए ट्रेजरी का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। और भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप सीआरआर और एसएलआर के रिक्वायरमेंट को फुल्ली मीट करें, ठीक है। दोस्तों ट्रेजरी का जो बैक ऑफिस होता है वो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आरबीआई को देता है फोर्टनाइटली, यानी कि एक फॉर्म ए होता है दोस्तों, ठीक है। फॉर्म ए में ट्रेजरी का बैक ऑफिस रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आरबीआई को देता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों डीटीएल का। डीटीएल होता है डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, ठीक है। तो डीटीएल का कुछ मेन कंपोनेंट्स हैं, दे आर सर्टेन मेन कंपोनेंट्स ऑफ डीटीएल। तो सबसे पहले देखिए, आइए डिस्कस करते हैं कि इसमें कौन कौन सा मेन कंपोनेंट है डीटीएल का। तो सबसे पहला है हमारा डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। तो डिमांड डिपॉजिट में क्या आता है, तो डिमांड डिपॉजिट या तो करंट अकाउंट में होगा या तो सेविंग अकाउंट में होगा, ठीक है। ये इस फॉर्म में हो सकता है, या तो मार्जिन मनी हो सकता है एलसी का, या ओवरड्यू फिक्स डिपॉजिट हो सकता है। तो दोस्तों ये सब डिमांड डिपॉजिट का फॉर्म है, या तो करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट या मार्जिन मनी या ओवरड्यू फिक्स डिपॉजिट। दूसरा है हमारा टाइम डिपॉजिट। तो टाइम डिपॉजिट में क्या आ सकता है आपका, फिक्स डिपॉजिट आ सकता है, रेकरिंग डिपॉजिट आ सकता है, रीइन्वेस्टमेंट डिपॉजिट आ सकता है। तो ये सब आपका क्या है, ये सब है आपका टाइम डिपॉजिट, ठीक है। उसके अलावा आपका ओवरसीज़ बोरोइंग, यानी दूसरे देश से जो बोरोइंग है वो आ सकता है। फिर फॉरेन आउटवर्ड रेमिटेंस इन ट्रांजिट, ठीक है, ये आ सकता है। ये अदर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, जिसे हम लोग डीटीएल कहते हैं, इसमें एक्रूड इंटरेस्ट होगा, क्रेडिट बैलेंस एंड सस्पेंस अकाउंट होगा, ये आ सकता है। तो ये ऑल ऑफ दीज आर मेन कंपोनेंट्स ऑफ डीटीएल, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, ओवरसीज़ बोरोइंग, फॉरेन आउटवर्ड रेमिटेंस, अदर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। इसके अलावा दोस्तों अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि किन किन चीज़ों को डीटीएल से एग्जाम्पशन पे रखा गया है, मतलब व्हाट आर द कंपोनेंट्स विच आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डीटीएल कैलकुलेशन।
द फर्स्ट थिंग इज नेट इंटर बैंक बोरोइंग, डिपॉजिट विथ मैच्योरिटी नॉट एक्सीडिंग 14 डेज। अब देखिए, जैसे कॉल मनी हुआ, नोटिस मनी हुआ, ये सभी का सभी आपको पता है ना कि 14 दिन से कम का डिपॉजिट होता है। तो इसको हम लोग डिटेल में कैलकुलेशन पे नहीं लाते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल में क्या आता है क्या नहीं आता है, इससे केस स्टडी पूछा जाएगा। इसको ध्यान से सुनिएगा। जो भी डिमांड डिपॉजिट्स हैं, जो भी टाइम डिपॉजिट्स हैं, जो भी ओवरसीज बोरोइंग्स हैं, जो भी फॉरवर्ड आउटवर्ड रेमिटेंस है, ठीक है, या जो भी अदर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़ हैं, एक्यूरेट इंटरेस्ट, क्रेडिट बैलेंस, सभी के सभी डिटेल के कंपोनेंट हैं। जब मैं आपको केस स्टडी करवाऊंगा तो आपको इसका कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एग्जाम्पशन कहाँ रखा गया है? एग्जाम्पशन रखा गया है नेट इंटर बैंक बोरोइंग में, ठीक है। आप देखिए इंटर बैंक बोरोइंग में वैसा डिपॉजिट, वैसा जिसका मैच्योरिटी जो है 14 दिन से ज़्यादा नहीं है, ठीक है, 14 दिन से कम है। तो कौन कौन से ऐसे डिपॉजिट्स आते हैं? तो ऐसे आपके कॉल मनी आते हैं, नोटिस मनी आते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। इसके अलावा दोस्तों क्रेडिट बैलेंस इन ACU, जो जो हमारा ACU अकाउंट है, ठीक है, ACU अकाउंट में जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो भी हमारा एग्जाम्पशन है DTL कैलकुलेशन से। और दोस्तों डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। और यहाँ से देखिए फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, OBUs का फुल फॉर्म, OBU का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इसे कहते हैं हम लोग ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स। These are called offshore banking units, that is called OBUs. तो demand and time liability in respect of their OBUs, तो all of these are exemption from DTL calculation। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं liabilities excluded from CRR stipulation। तो दोस्तों CRR stipulation से कौन कौन से liabilities हैं जो कि excluded हैं? तो सबसे पहला है हमारा पेड अप कैपिटल, रिजर्व्स, रिटेन प्रॉफिट, रीफाइनेंस अवेल फ्रॉम RBI एंड अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक नाबार्ड एंड SEDBI। तो ये सब लायबिलिटीज़ हैं जो कि CRR स्टिपुलेशन से एक्सक्लूडेड हैं, जैसे कि आपका पेड अप कैपिटल हुआ, रिजर्व हुआ, रिटेन प्रॉफिट हुआ, रीफाइनेंस जो कि RBI से अवेल हुआ है, और नाबार्ड या SEDBI से जो आपका रीफाइनेंस अवेल हुआ है। सो ऑल ऑफ दीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम CRR स्टिपुलेशन। उसके बाद आपका एक्सेस प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, क्लेम रिसीव फ्रॉम DICGC, ECGC, कोर्ट रिसीवर, liabilities arising on account of utilization of limit under banker acceptance facility, ठीक है, and interbank deposits, term deposits of original maturity of 15 days and above up to 1 year। so these are excluded from CRR stipulation, ठीक है। तो ये जो हमारे 5 कंपोनेंट मैंने आपको बताए कि जो भी हमारे रिफाइनेंस होते हैं जो कि RBI से मिलते हैं, नाबार्ड से मिलते हैं, SEDBI से मिलते हैं, या पेड अप कैपिटल, रिजर्व या रिटेन प्रॉफिट, ये दीज आर लायबिलिटीज, और इसको हम लोग CRR में नहीं इंक्लूड करते हैं। और इनकम टैक्स के लिए एक्सेस प्रोविजन को इंक्लूड नहीं करते हैं। जो DICGC से और हमारा ECGC से जो क्लेम मिलता है उसे इंक्लूड नहीं करते हैं। फिर जो लायबिलिटीज राइज होता है यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिट अंडर बैंकिंग एसेट, इसे नहीं इंक्लूड करते हैं। और जो भी हमारा 15 दिन से ऊपर का इंटर बैंक टर्म डिपॉजिट है, ठीक है, उसे इंक्लूड नहीं करते हम लोग CRR के स्टिपुलेशन में। चलिए इसके बाद दोस्तों हम लोग CRR के बारे में बात करते हैं। तो CRR का कैलकुलेशन हम लोग DTL के बेसिस पे करते हैं। DTL क्या होता है? डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, ठीक है, और इसमें एक फोर्टनाइट का लैग होता है, ठीक है। तो ऑन रिपोर्टिंग फ्राइडे द DTL एज एंड इन द प्रीवियस फोर्टनाइट विल फॉर्म द बेसिस ऑफ CRR कैलकुलेशन। अब इसका मतलब समझिए, एक फोर्टनाइट का लैग होने का क्या मतलब हुआ? जैसे मान लीजिए आज 1 तारीख है, आज 1 मई है, ठीक है, तो 16 मई को, यानी कि आप 14 दिन जोड़ दीजिए, 15 मई को जो CRR कैलकुलेशन होगा ना वो 1 मई के हिसाब से होगा, ठीक है। तो यही कंसेप्ट है कि CRR का कैलकुलेशन जो होता है वो DTL के कैलकुलेशन, वो DTL पे बेस होता है, और वो 1 फोर्टनाइट बिफोर होता है, ठीक है, लैग ऑफ 1 फोर्टनाइट। तो ये ध्यान रखना है। और दोस्तों जो भी पैसा CRR में रहता है उस पर दोस्तों RBI कोई इंटरेस्ट नहीं पे करती है, ठीक है। तो मतलब बैंक जो भी डिपॉजिट CRR के लिए रखते हैं, RBI डज नॉट पे एनी इंटरेस्ट, ये भी याद रखना है आपको। तो हमने CRR का बता दिया आपको। अब SLR का जो रिक्वायरमेंट है उसको भी सिमिलरली कैलकुलेट किया जाता है लास्ट फ्राइडे ऑफ द सेकेंड प्रीसीडिंग फोर्टनाइट। ये ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है, कि SLR रिक्वायरमेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो NDTL देखिए, आपको NDTL का फुल फॉर्म याद रखिएगा, जिसे कहते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, ठीक है। तो आप NDTL का जो पर्पज़ है, चाहे SLR के लिए बात कीजिए, वही सेम है CRR का, लेकिन एक डिफरेंस क्या है कि इंटर बैंक लायबिलिटी विद मैच्योरिटी ऑफ 15 days एंड अबव अप टू 1 year आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम लायबिलिटीज टू बैंकिंग सिस्टम, ठीक है।
तो जो आपका लायबिलिटीज़ टू बैंकिंग सिस्टम है उसमें ये देखिए, अभी मैंने आपको बताया था ना कि जब सीआरआर का कैलकुलेशन आप करते हैं तो उसमें इसे आप एग्जेम्प्ट करते हैं। यहाँ देखिए ना, अभी मैंने आपको बताया है कि सीआरआर के कैलकुलेशन में आप इसे तो एग्जेम्प्ट करते हैं, क्या जो भी इंटर बैंक डिपॉजिट्स है जिसका मैच्योरिटी 15 दिन से ज़्यादा है और 1 साल तक है, लेकिन इसको सीआरआर एसएलआर के एनडीटीएल में नहीं इसलिए एक्सक्लूड करते हैं। दोस्तों इस कंसेप्ट को मैं अच्छे से क्लियर करूंगा जब भी हम लोग एक एमसीक्यूज एक केस स्टडी लेंगे इस पर, तो देन दिस कंसेप्ट विल बी क्रिस्टल क्लियर टू यू। अच्छा, अब दोस्तों प्रश्न उठता है कि एसएलआर जो बैंक मेंटेन करती है वो किस किस एसेट में मेंटेन करती है। ठीक है, तो सबसे पहला एसेट है वो है कैश बैलेंस। तो सबसे पहला एसेट है दोस्तों वो क्या है, कैश बैलेंस। उसके बाद दूसरा एसेट है वो हमारा गोल्ड है। ठीक है, और दोस्तों तीसरा एसेट है वो है हमारा अप्रूव्ड सिक्योरिटी। ठीक है, तो कैश बैलेंस में देखिए क्या है, एसएलआर जो मेंटेन करती है इस एसेट में, तो कैश बैलेंस में क्या है, एक्सक्लूडिंग बैलेंस मेंटेन फ्रॉम सीआरआर। ठीक है, देखिए कुछ कैश हम लोग सीआरआर के लिए भी मेंटेन करते हैं, तो उस कैश को हम लोग एसएलआर में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप बोलेंगे कि ये कैश मेरा एसएलआर के भी है और ये कैश सीआरआर के लिए भी, ये नहीं चलेगा। यदि आप 10 करोड़ रुपया सीआरआर के लिए लगाए हैं, पैसा सीआरआर में रखे हैं, तो 10 करोड़ को आप एसएलआर में नहीं ले सकते हैं, समझ में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला आता है गोल्ड। ठीक है, तो गोल्ड का जो वैल्यू होता है वो करंट मार्केट प्राइस से ज़्यादा नहीं होगा। सो गोल्ड इट इज़ वैल्यूड एट प्राइस नॉट एक्सीडिंग करंट मार्केट प्राइस। तीसरा है हमारा अप्रूव्ड सिक्योरिटी, इट वैल्यूड एट पर नॉर्म प्रिस्क्राइब बाय आरबीआई। ठीक है, तो दोस्तों एसएलआर को आपको 3 एसेट के फॉर्म में मेंटेन करना है, कैश बैलेंस, गोल्ड और अप्रूव्ड सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये तीन चीज़ ध्यान रखना है। अब दोस्तों अभी हम लोगों ने 2 रेशियो डिस्कस किया, एक सीआरआर और एक एसएलआर। ठीक है, तो कैश बैलेंस, गोल्ड और अप्रूव्ड सिक्योरिटी, दीज आर द 3 फॉर्म्स ऑफ एसेट इन विच एसएलआर इज टू बी मेंटेन। ठीक है, और यदि रिजर्व रेशियो बढ़ेगा, ठीक है, तो इस कारण से क्या होगा, आप खुद सोचिए ना, यदि सीआरआर और एसएलआर बढ़ेगा तो बैंकों को ज़्यादा पैसा रखना पड़ेगा आरबीआई के पास। इस कारण से क्या होगा, मनी सप्लाई घटेगा, है ना, और एक्सेस लिक्विडिटी घटेगा। और यदि मान लीजिए रिजर्व रेशियो घटता है तो मनी सप्लाई बढ़ता है। ये मैंने आपको पहले भी समझा दिया है। उसके बाद दोस्तों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि है एलएएफ। ये भी आरबीआई का एक टूल है, ठीक है, जिसे कहते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। देखिए इससे आरबीआई क्या करती है, इसे बैंक क्या करती है कि जो डे टू डे लिक्विडिटी है मार्केट में उसको मॉनिटर करती है आरबीआई। ठीक है, सो देखिए आरबीआई क्या करती है, डे टू डे लिक्विडिटी को मॉनिटर करने के लिए एलएएफ का यूज़ करती है। एलएएफ है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। एलएएफ रेफर्स टू आरबीआई लैंडिंग फंड टू बैंकिंग सेक्टर थ्रू रेपो इंस्ट्रूमेंट। तो एलएएफ के अंदर बैंक आरबीआई क्या करती है, बैंक को पैसा देती है किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, रेपो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। रेपो आपको पता है, रिपर्चेबल एग्रीमेंट को हम लोग रेपो कहते हैं, रिपर्चेबल एग्रीमेंट। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ, यदि फुल फॉर्म पूछा जाए तो इसे कहते हैं हम लोग रिपर्चेबल एग्रीमेंट। ठीक है, तो देखिए एलएएफ जो है, मतलब एलएएफ का मतलब ही है रेपो ट्रांजैक्शन से। ठीक है, आरबीआई जो है रेपो या रिवर्स रेपो ऑक्शन डेली कंडक्ट करती है ओवरनाइट फंड के लिए। ठीक, ओवरनाइट फंड समझ में है आपको, कि जिस फंड की रिक्वायरमेंट 1 दिन के लिए है, 2 दिन के लिए है, डे टू डे रिक्वायरमेंट है, उसके लिए आरबीआई रेपो और रिवर्स रेपो का ऑक्शन डेली करती है। ठीक है, तो आरबीआई क्या कर सकती है कि रेपो ऑक्शन ट्वाइस कर सकती है या थ्राइस कर सकती है एक दिन में, मतलब एक दिन में 2 या 3 बार इस रेपो ऑक्शन कर सकती है, क्योंकि बैंकों को क्या है, अपनी लिक्विडिटी को मेंटेन करना है। ठीक है, तो बैंक क्या करेगी, बैंक या तो खरीदेगी या देगी। ठीक है, ओवरनाइट कितना, अप टू 100% और 25% ऑफ दियर कैपिटल फंड। ठीक है, तो देखिए मैक्सिमम है 100% और मिनिमम है 25%। तो बैंक अपने कैपिटल का 100% मैक्सिमम और 25% मिनिमम, ठीक है, इतना एक ओवरनाइट बोरो कर सकती है या लैंड कर सकती है। और ये जो लिमिट है वो फोर्टनाइटली, वो किस पे वो अप्लाई होता है, फोर्टनाइटली एवरेज बैलेंस ऑफ कॉल एंड नोटिस मनी। दोस्तों यहाँ से एक केस स्टडी बनेगा। ठीक है, इस केस स्टडी में आपको दिखेगा कि आपको ये फोर्टनाइटली एवरेज बैलेंस कैसे निकाला जाता है, ये मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब देखिए जो मैक्सिमम बोरोइंग है एक दिन में, ठीक है, वो लिमिटेड है, इसको आप भूल जाइए, ये गलत है। 125% ऑफ कैपिटल, मैक्सिमम बोरोइंग 125% ऑफ कैपिटल है एक दिन का, और मैक्सिमम लैंडिंग है वो 50% ऑफ कैपिटल है विद इन ओवरऑल लिमिट। ये याद रखिएगा, मतलब कोई भी बैंक जो है अपने कैपिटल का 125% की जो है वो बोरो कर सकती है किसी दिन में, और अपने कैपिटल का 50% जो है वो लैंड कर सकती है मैक्सिमम किसी दिन में। तो ये ध्यान रखना है, किसी दिन का हम बात कर रहे हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हमने एलएएफ को देख लिया। एलएएफ हमारा मैंने बताया है कि डे टू डे लिक्विडिटी को मॉनिटर करने के लिए एलएएफ होता है।
इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों वो है हमारा पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। तो पेमेंट का मतलब क्या हुआ कि इंटर बैंक पेमेंट, मतलब दो बैंकों के बीच का पेमेंट, ठीक है। या आप ऐसे कर सकते हैं कि पेमेंट कस्टमर के बिहाफ में। और सेटलमेंट का क्या मतलब हुआ कि जो पेमेंट और रिसिप्ट है एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटीज और फॉरेन एक्सचेंज। दो चीज़ है दोस्तों, देखिए जब हम पेमेंट की बात कर रहे हैं तो दो बैंकों के बीच की पेमेंट की बात कर रहे हैं, या कस्टमर जो पेमेंट कर रहा है वो बात कर रहे हैं। और दोस्तों जब हम सेटलमेंट की बात कर रहे हैं देन वी आर टॉकिंग अबाउट पेमेंट और रिसिप्ट इन एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटीज़, यानी सिक्योरिटी के एक्सचेंज में पेमेंट और रिसिप्ट जो हो रहा है या जो फॉरेन एक्सचेंज के एक्सचेंज में हो रहा है तो वो कर रहे हैं हम लोग। तो समझ में आ गया आपको। अब देखिए इसमें क्या क्या कंपोनेंट आता है। एक आपका आरटीजीएस आता है। आरटीजीएस आपको पता है ना कि ये जो यहाँ जो पेमेंट होता है कस्टमर के बिहाफ में होता है। तो आरटीजीएस की यदि हम बात करें तो ये बेसिकली आपका एक पेपरलेस क्लियरिंग सिस्टम है। और जहाँ पे सेटलमेंट, यहाँ पे सेटलमेंट होता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, सेटलमेंट होता है, तो ग्रॉस बेसिस पे होता है, ठीक है। एक होता है दोस्तों हमारा नेट बेसिस और एक होता है हमारा ग्रॉस बेसिस। इसके बीच में हम लोग डिफरेंस क्लियर करेंगे। बैंक को क्या है, अपना एडिक्वेट फंड आरबीआई के साथ मेंटेन करना है थ्रू आउट द डे। यदि कोई शॉर्टफॉल होता है फंड में तो आरबीआई ने एक सिस्टम बनाया है टू प्रोवाइड इंट्राडे लिक्विडिटी थ्रू ऑटोमेटिक रेपो अगेंस्ट सिक्योरिटी लॉस बाय रेस्पेक्टिव बैंक। तो बैंक ने क्या किया है दोस्तों कि बैंकों ने क्या किया है कि अपना कुछ सिक्योरिटीज़ आरबीआई के पास जमा रखा है, ठीक है। आरबीआई के पास क्या जमा रखा है, सिक्योरिटीज़। उसी सिक्योरिटीज़ के बिहाफ में आरबीआई बैंकों को रेपो रेट पर पैसा देती है जब भी बैंकों को शॉर्टफॉल होता है लिक्विडिटी में। समझ में है आपको, ठीक है। और इसके लिए IDBRT याद रखिएगा, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, इसका फुल फॉर्म है। इसने डेवलप किया है क्या, इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क, जिसे इन्फिनिट कहते हैं। दोस्तों फुल फॉर्म याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। पहले पूछेगा इन्फिनिट का फुल फॉर्म बताइए, तो आप इन्फिनिट का फुल फॉर्म बताएंगे इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क। IN से इंडियन, FI से फाइनेंशियल और NET से नेटवर्क। और दोस्तों दूसरा फुल फॉर्म पूछेगा IDBRT का, ये हैदराबाद में है। IDBRT का फुल फॉर्म बताइए, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। सॉरी IDRBT होता है, IDRBT, अब सही है, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। तो IDRBT का डेवलपमेंट किसने क्या डेवलप किया है, तो इन्फिनिट डेवलप किया है। इसके अलावा दोस्तों एक SFMS का भी इंट्रोडक्शन हुआ है। SFMS का फुल फॉर्म यदि हम बताएं तो स्ट्रक्चर्ड फाइनेंसिंग मैसेजिंग सिस्टम होता है, जो कि डोमेस्टिक ट्रांसफ़र ऑफ फंड को फैसिलिटेट करता है और ऑथेंटिकेटेड मैसेज को फैसिलिटेट करता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, ये शॉर्ट में हम लोग NDS कहते हैं। तो NDS एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जिससे हम लोग जो कि फैसिलिटेट करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के डीलिंग में और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के डीलिंग में। तो याद रखिएगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का डीलिंग और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का डीलिंग में कौन फैसिलिटेट करता है, तो NDS फैसिलिटेट करता है, ठीक है। और ये जो NDS है इसका मेंबरशिप जो है बैंकों के लिए ओपन है। इसमें कौन कौन से मेंबर हो सकते हैं वो ज़रा देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए इसमें बैंक हो सकते हैं, प्राइमरी डीलर हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं और इंश्योरेंस कंपनी हो सकते हैं। लेकिन उनके लिए एक रिक्वायरमेंट क्या है कि उनको एक सब्सिडियरी लेजर अकाउंट, SGL का फुल आपको पता होना चाहिए, सब्सिडियरी, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया है, सब्सिडियरी लेजर अकाउंट बोलते हैं इसे, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशन क्या है कि उसको SGL अकाउंट आरबीआई के पास एक मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो NDS का मेंबरशिप है वो बैंक के लिए, प्राइमरी डीलर के लिए, म्यूचुअल फंड के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए और इंश्योरेंस कंपनी के लिए क्या है, ओपन है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है NDS के बारे में और NDS का मेंबरशिप के बारे में। उसके बाद दोस्तों बात आती है NDS-OM, किसकी बात आती है, NDS-OM। तो NDS-OM जो है वो टेलीफोन बेस्ड ट्रेडिंग मैकेनिज्म है NDS पे, ध्यान दीजिएगा। NDS तो आपको समझ में आ गया कि नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जिससे गवर्नमेंट सिक्योरिटी और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का डीलिंग होता है, ठीक है। और ये जो NDS-OM है वो किससे कोएग्जिस्ट करता है, टेलीफोन बेस्ड ट्रेडिंग मैकेनिज्म और NDS। इसमें जो सिस्टम होता है दोस्तों वो STP अलाउ करता है। STP क्या होता है, स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग, और ट्रेड एग्जीक्यूटेड विल फॉलो स्ट्रेट टू CCIL। दोस्तों यहाँ पे CCIL का रोल है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि बताइए NDS-OM में जो सेटलमेंट होता है वो किसके थ्रू होता है, तो आप बोलेंगे कि NDS-OM में जो सेटलमेंट होता है दोस्तों वो होता है हमारा CCIL के माध्यम से, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। 80% गवर्नमेंट सिक्योरिटी का जो डीलिंग होता है वो NDS प्लेटफॉर्म पे होता है, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग के द्वारा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपसे यदि पूछा जाए कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी का ट्रेडिंग किस माध्यम से होता है तो आप बोलेंगे कि NDS के माध्यम से होता है। NDS क्या होता है, तो नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम होता है। इसका सेटलमेंट कौन देखता है, इसका सेटलमेंट CCIL देखता है।
इसके बाद दोस्तों व्हाट वी आर डिस्कसिंग पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। ठीक है, तो ये देखिए ना, एनडीएस बेसिकली कर क्या है, सेटलमेंट ही तो कर रहा है। ठीक है, तो एनडीएस आपको समझ में आ गया, आरटीजीएस आपको समझ में आ गया। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया आपके साथ आरटीजीएस डिस्कस किया था, एसएमएस डिस्कस किया था। अब दोस्तों हम बात करते हैं एफएक्स क्लियर। एफएक्स क्लियर एक फॉरेस्ट डीलिंग सिस्टम है जो कि सीसीआईएल ने डेवलप किया है। और सीसीआईएल क्या करता है, स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग एसटीपी प्रोवाइड करता है किसके लिए, यूएसडी वर्सेस आईएनआर के लिए। दोस्तों कुछ डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, सीएसडीएल, सेंट्रल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, फुल फॉर्म याद रखिएगा। सीएसडीएल का होता है सेंट्रल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। ये क्या प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है डिलीवरी वर्सेस पेमेंट, यानी शॉर्ट में से डीवीपी कहते हैं। डी से डिलीवरी, वी से वर्सेस और पी से पेमेंट। डिलीवरी वर्सेस पेमेंट किसके लिए, सेकेंडरी मार्केट के लिए, जो कि इक्विटी और डेट पेपर में डील करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे एनएसडीएल या सीएसडीएल, ठीक है, ये प्रोवाइड करता है हमें डिलीवरी वर्सेस पेमेंट सेकेंडरी मार्केट के लिए, जो कि डील करता है दोस्तों किसमें, इक्विटी एंड डेट पेपर में। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा कुछ और हमारे पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम है। ठीक है, जैसे हम लोग बात करें नेफ्ट की, एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र या ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम, तो जितने भी दो इंटर बैंक और इंट्रा बैंक रेमिटेंसेज हैं उसको अफेक्ट होता है सेम डे में। ठीक है, यूजिंग एनईएफटी, और ये आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, एनईएफटी किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम, आरबीआई के द्वारा। ठीक है, आरबीआई ने एक बोर्ड कंस्टिट्यूट किया है, बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। ठीक है, तो बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम ये हाईएस्ट लेवल का बोर्ड है, और ये सब कमिटी है इसके सेंट्रल बोर्ड का। तो ये ध्यान रखिएगा, उसका नाम क्या है, बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। चलिए, तो ये था हमारा आज का लेसन। इसमें मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सभी के सभी कवर किए हैं। आपको बुक पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है यदि आप इतना चीज़ समझ रहे हैं तो। एक बार आप बस रीडिंग दे सकते हैं। यदि आपको इस पार्टिकुलर नोट्स की रिक्वायरमेंट है दोस्तों, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, मैं नंबर यहाँ नोट कर रहा हूँ। तो ये एक पेड नोट है, इसमें आपको जितने भी यूनिट्स हैं सभी के नोट्स मिल जाएंगे। आप लोग तुरंत से तुरंत रिवाइज कर पाएंगे मैकमिलन बुक के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को। साथ ही साथ मैं आपको एमसीक्यूज़ भी प्रोवाइड कर दूंगा हर एक टॉपिक का, जैसे मैं 50 से 60 एमसीक्यूज़ बनाता हूँ वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों होपफुली आपको लेसन कैसा लगा, अपना प्रतिक्रिया, अपना सुझाव ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। साथ ही साथ यदि पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।